नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि एक नोटिफिकेशन आया है पीएमएलए को लेकर। इसको लेकर के ज्वेलर में कंफ्यूजन बढ़ गया है। इसमें कुछ ज्वेलर को ये लग रहा है कि अब 2 लाख से कम की ज्वेलरी खरीद पर भी केवाईसी के नियम फुलफिल करने होंगे। लिहाजा कुछ ज्वेलर्स ने अब कस्टमर से केवाईसी मांगना भी शुरू कर दिया है, पैन कार्ड मांगना भी शुरू दिया है, और इसको लेकर के कन्फ्यूज़न के हालात बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर हम बातचीत करेंगे। और अभी नियम यह है कि 2 लाख से ऊपर की खरीद पर ही आपको पैन कार्ड या कोई आईडी प्रूफ देना होता था, लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें इस बात का अंदेशा है कि बजट में इस पर और क्लैरिटी आ सकती है कि 2 लाख से कम की खरीद पर भी आपको केवाईसी फुलफिल करना पड़े। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, ज्वेलर हैं और पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, इस नोटिफिकेशन को लेकर जैसे आपने बताया एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज जी बिजनेस के माध्यम से मैं ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन का साफ साफ मतलब है कि सरकार ने ज्वेलर्स को रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया है, और ज्वेलर को ये कहा गया है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति का वो 10 लाख के ऊपर से कैश का सेल करते हैं, चाहे वो एक बिल बना के करें या मल्टीपल बिल बना के करें, तो आप उसका रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करें। ज्वेलर्स को सिर्फ इतना करना है कि जहां पर भी ज्वेलर 10 लाख के ऊपर कैश सेल्स करता है तो उसे वो रिपोर्टिंग करना है। अब ये कैसे पता चले कि भाई ये आदमी ये आदमी गलत पैसा लेके हमारे पास आ रहा है, तो ये बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाइड है। यदि वो आदमी के पास करप्शन का पैसा है, यदि वो आदमी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करके पैसा लाया है, यदि वो आदमी कोई ड्रग्स डीलिंग करता है, कोई आर्म्स डीलिंग करता है, या कोई प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस से वो पैसा जनरेट होता है, तो ज्वेलर को ये कहीं नहीं कहा गया है कि आपको माल नहीं बेचना है। ज्वेलर को ये कहा गया है कि आप उसकी सिर्फ रिपोर्टिंग करें, जहां और उससे रिपोर्टिंग जब करेंगे तो आपको उससे केवाईसी लेना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ जो बड़े ज्वेलर्स हैं उन्हीं को एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो बड़े ज्वेलर्स के पास ही इस प्रकार का बड़ा पैसा जाता है, वो लोग ही बड़ा पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो केवाईसी कलेक्ट करे। हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख ज्वेलर्स है। मुझे नहीं लगता कि 2,99,900 ज्वेलर्स को ये कानून एप्लीकेबल भी है। अच्छा। वो अपना बिजनेस बिल्कुल पहले की तरह कर सकते हैं। 2 लाख के नीचे उनको किसी भी प्रकार का केवाईसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये कानून है। उनको पीएमएलए से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको पीएमएलए से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं मेहता जी, और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब मैं जरा इस पर आपको एक और सवाल पूछता हूं कि कस्टमर के एंगल से, मान लीजिए मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, क्या अगर मैं 1 लाख की ज्वेलरी खरीद रहा हूं, क्योंकि अभी हमने कुछ ज्वेलर से बात की है तो वो कह रहे हैं कि अब वो मांग रहे हैं कस्टमर से भी केवाईसी, पैन कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं। अगर मैं 1 लाख की ज्वेलरी खरीदता हूं जाके किसी ज्वेलर के पास, तो क्या मुझे पैन कार्ड या आधार कार्ड या कोई और दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा केवाईसी के लिए? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा मृत्युंजय जी। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे सिंगल बिल में या मल्टीपल बिल में। और नॉर्मली ज्वेलर को ये पता चल जाता है कि आदमी इतना सारा कैश कहाँ से लेके आया। नहीं मेहता जी, ये जो आप कह रहे हैं, मैं सर इसी पर 10 लाख का क्या मतलब, 10 लाख जो आप कह रहे हैं, क्या वो एक बार में 10 लाख का परचेज? एक महीने में 10 लाख की लिमिट है।
1 महीने के अंदर 10 लाख की लिमिट है। अच्छा। किसी एक व्यक्ति से 1 महीने में आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ। फिर चाहे आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना करें, तो आपको उससे केवाईसी लेनी है। तो सर ये मान लीजिए मैं किसी ज्वेलर के पास खरीदने जाता हूं अभी मैंने 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी, तो उस ज्वेलर को ये कैसे पता चलेगा कि मैं आगे उनसे 9 लाख की ज्वेलरी खरीदने वाला हूं या 3 लाख की ज्वेलरी खरीदने वाला हूं? तो वो क्या पहली बार में हमसे डिमांड करेंगे क्या? बिल्कुल डिमांड नहीं करेंगे। जब आपकी लिमिट 10 लाख को एक्सीड हो जाएगी तभी वो आपसे डिमांड करेंगे। अच्छा। लेकिन ये बड़े ज्वेलर जिनके पास मल्टीपल शोरूम है, आप जैसे साउथ में जाएंगे तो एक एक ज्वेलर के 50 शोरूम है, 200 शोरूम है। हाँ। तो उन्हें पता ही नहीं चलता। आपने एक बार ज्वेलरी एक शोरूम से परचेस करी, दूसरी बार दूसरे शोरूम से करी, हाँ। तो वो लोग जरूर आपसे ये चीज मांग सकते हैं, तो क्योंकि सर उनको ये तो खुद को ठीक है, रिकॉर्ड करना नहीं मेहता जी देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, मान लीजिए कि एक ही ज्वेलर के अलग अलग शोरूम है, वहां तो ये हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आज मैंने ज्वेलरी बाजार में किसी ज्वेलर के पास से ज्वेलरी खरीदी, कल मैं किसी दूसरे ज्वेलर के पास जाऊंगा, तो दूसरे ज्वेलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने पहले वाले ज्वेलर से 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी है या 9 लाख की या 10 लाख? मृत्युंजय जी, ये एप्लीकेबल दोनों तरफ। आप एक ही व्यक्ति होने चाहिए और ज्वेलर भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा। आप अलग अलग ज्वेलर से, चाहे आप 100 ज्वेलर से खरीदें 1-1 लाख रुपए का, तो पीएमएलए की कोई एप्लीकेबल। यस, ये देखिए, यही चीज मैं जानना चाह रहा था। तो हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो इस खबर को लेकर गौर से समझ लें कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, जो बात मेहता जी बता रहे हैं, अगर आप अलग अलग ज्वेलर से खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। एक ही ज्वेलर से खरीद रहे हैं, वो भी 10 लाख से ऊपर की खरीद रहे हैं, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। यही बात है मेहता जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब हमारे साथ नितिन खंडेलवाल भी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। खंडेलवाल जी, आपका इस खबर के ऊपर क्या रिएक्शन है और आप इस नए नियम को किस तरह से समझ रहे हैं? मृत्युंजय जी, ये नियम नया नहीं है, ये तीसरी बार अप्लीकेबल हुआ है। हाँ। जब मैं चेयरमैन था तब इमीडिएट हम दिल्ली गए थे, हमने सरकार के साथ मीटिंग करी थी और इसमें की जो खामियां हैं, कंप्लायंसेस के प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से अवगत कराए थे। और सेम मीटिंग में हम आज भी आभारी है हमारे अमित शाह जी का, जिन्होंने उसी मीटिंग के अंदर हमारी बात को जायज समझ के वहीं से नोटिफिकेशन जारी करवा दिया था मिनिस्ट्री में बोल के कि ये कानून ज्वेलर्स पर अप्लीकेबल हो नहीं सकता। मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं हमारे मित्र सुरेंद्र जी से कि इस बार इन्होंने पहले एफआईयू को दिया था, तो हमारी कंटिन्यूस मीटिंग एफआईयू के साथ में हुई थी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इस बार इन्होंने ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है सीबीएसई को, मतलब जो जीएसटी देखता है। और एक चीज मैं आपको और अंदर की बता देना चाहता हूँ, पिछले टाइम पे ये लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है, 32 कंट्री की एफआईटीएफ ट्रीटी है, तो गवर्नमेंट को लागू करना है। तो इसके प्रॉब्लम समझने के लिए हमारी डिमांड पे सरकार ने प्राइस वाटर हाउस पीडब्ल्यूसी को एक कमिटी बनाई थी और उस कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि हिंदुस्तान के स्मॉल रिटेल, बिग मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, सारे वैल्यू चेन को जाके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे। अच्छा। उन लोगों को हमने पूरे हिंदुस्तान के सारे एसोसिएशन, सारे टाइप के लोगों की फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी थी और गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड में है कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो पहले तो ये एफआईयू के पास में नहीं है, सीबीएसई के पास है। अभी जैसा कि आप थोड़ा सा डिटेल में जान रहे थे, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने उसको बहुत अच्छे से समझा है। अगर कोई एक ज्वेलर्स, एक आदमी 10 ज्वेलर्स के पास जाके करता है तो लागू नहीं है। लेकिन मैं आपसे किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। आज यहाँ ऐसे कई बड़ी कंपनियां हैं जिनकी 300 से 500 शोरूम हिंदुस्तान के अंदर है। अब वो एक ही नाम के शोरूम आज दिल्ली के अंदर या बंबई के अंदर 25-30 है उनके शोरूम हर एरिया में। हाँ। एक आदमी गाड़ी लेके निकलता है, 5-5, 3-3 लाख, 1-2, 1-1, 1.5 लाख का 6 जगह जाके परचेस करता है। शाम में जाके उसके 12 लाख रुपए की टोटल हो जाएंगी। अब वो 10 लाख की लिमिट कर देगा और सारी फ्रेंचाइजी होने से रात को तो अकाउंट एक ही हो जाएगा सब, लेकिन दिन में तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसने दूसरे शोरूम पे क्या लिया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी अपना डाटा शेयर नहीं करेंगी। और हिंदुस्तान के अंदर तो कितने समय तो नेट चलता ही नहीं है। तो मेरे यहाँ से अगर 4 फ्लोर का शोरूम है और किसी ने अगर 2-2 लाख की 5 बार परचेसिंग कर लिया तो भी पता लगाना मुश्किल है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से सारे क्लाइंट को और ज्वेलर्स को बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने गवर्नमेंट के साथ संपर्क बना लिया है। हम लोगों को मेल आ गई है कि आने वाले 2-3 दिन में हम लोगों को गवर्नमेंट समय दे रही है और उसके क्लियरिटी के लिए एक बड़े लॉ फर्म को हमने अपॉइंट कर दिया है। वो बड़ी लॉ फर्म हम लोगों को पूरा रिप्रेजेंटेशन रीराइट करके दे रही है पूरा। डे आफ्टर टुमारो हमारी मीटिंग है। ठीक है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके काफी चीजों का। ठीक है, देखिए ये अच्छी बात है कि जितनी ज्यादा क्लियरिटी हो किसी न्यूज पे, तो आपका लॉ फॉर्म इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले जी बिजनेस भी काम कर रहा है। और हमारी भी यही कोशिश है कि इस खबर को लेकर जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। और आपने भी जो बात बताई और मेहता जी ने बहुत क्लियरली बताया
कि ये किस तरह से लागू होगा। तो ये बहुत साफ है, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई ज्वेलर मांग भी रहा है तो उनको आप बता सकते हैं कि नियम क्या है। नियम यह है कि अगर महीने में आप 10 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदेंगे, एक ही ज्वेलर से खरीदेंगे, तब आपसे ये रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। लेकिन अलग अलग ज्वेलर के साथ खरीदेंगे और 2 लाख से कम की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपसे इस तरह का कोई भी डिटेल केवाईसी के नाम पर नहीं मांगा जाएगा। लेकिन मेहता जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं सर, कि फिर आज हमने कुछ और ज्वेलर से बात की है, कई ज्वेलर मांगने भी शुरू कर दिए हैं कस्टमर से केवाईसी के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड। उनको आप किस तरह से समझाएंगे? क्या उनके मन में कोई कंफ्यूजन है? क्या क्यों मांग रहे हैं ज्वेलर अभी से? मृत्युंजय जी, तो इसीलिए जब आपने मुझे इस शो में बुलाया तो मैं आप ही के माध्यम से उनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रखें। और इससे बेहतरीन माध्यम और क्या हो सकता है कि हम एक नेशनल टेलीविजन के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना होइए और आपका बिजनेस एज यूजुअल। हाँ, तो आप करें कि आप ज्वेलर को यही बताना चाह रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र मेहता इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, एक बड़ा संगठन है देश का बुलियन और ज्वेलरी का, जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप इस खबर को आप इस तरह से ना समझें कि 2 लाख से कम की अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो भी आपको केवाईसी फुल फॉर्म करना पड़ेगा। ये एक अलग टाइप का नियम बनाया गया है कि 10 लाख से ज्यादा की खरीद अगर आप महीने में करते हैं तब आपसे रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। वो भी अगर आप एक ही ज्वेलर से खरीदते हैं तब ये मांगा जाएगा। अलग अलग ज्वेलर से आप खरीदने जाएंगे तो आप पर ये नियम लागू नहीं होगा। मेहता जी, मैं ठीक समझा रहा हूँ या इसमें कुछ और समझाना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि जब रिपोर्टिंग एंटिटी, जैसे बैंक भी एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, जब बैंक के पास केवाईसी आता है तो बैंक उसको वेरीफाई करता है। अच्छा, सरकार ने ज्वेलर को रिपोर्टिंग एंटिटी तो बना दिया, लेकिन हमारे पास किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड वेरिफिकेशन का माध्यम क्या है? तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जहाँ पे हम किसी का केवाईसी वेरीफाई नहीं कर सकते, वो जिम्मेदारी ज्वेलर्स पर थोप देना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और इसके लिए इसमें बदलाव डेफिनेटली आएगा। और हमारे हिसाब से ये नोटिफिकेशन यदि विड्रॉ हो जाता है, हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के पास इसको विड्रॉल करवाने की। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, ठीक है। एक छोटा सवाल खंडेलवाल जी आपसे, आप कुछ समझाना चाहेंगे? क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा ज्वेलर में पैनिक भी है। हमने आज जितने भी ज्वेलर से बात की है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, कस्टमर से मांगने भी शुरू कर दिए हैं। आप क्या एक बिल्कुल संक्षेप में आपको समझाना हो अपनी बिरादरी को, ज्वेलर्स को, तो क्या समझाएंगे आप? सर, ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, जो वेबिनार का कोई ओपन एंड नहीं आ रहा है, उसका ओपन हो रहा है, वो उसका कोई एंड नहीं आ रहा है। तो ये उसके माध्यम से हो रहा है। काफी सारे व्हाट्सएप गॉसिप चल रही कि 1 रुपए से आपको हिसाब रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार और सभी को बताना चाहता हूँ कि ज्वेलरी में मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती। जब आप एक ज्वेलरी लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लॉस 5 से लेके 20% तक होता है, लेबर चार्ज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक ज्वेलरी लेने पे आपका 15 से 25% के बीच में है, उसके अंदर सारा मिला के नुकसान होता है। तो कोई आदमी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे चीज में नहीं करेगा कि 10 लाख डाले और उसको 7,500 7.5 लाख हाथ में आए। तो ज्वेलरी में मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट के साथ हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है, हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। ओके, एक संक्षेप में मेहता जी आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ। कुछ जानकारी अभी आ रही है अलग अलग सोर्सेज से, हालांकि कंफर्म नहीं है, मैं आपकी राय उस पर लेना चाहूंगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आज ज्वेलर्स की बहुत मीटिंग हुई है अलग अलग जगहों पे, मुंबई में, कुछ और जगहों पे, और कुछ जानकारी तो ये भी आ रही है कि ज्वेलर्स स्ट्राइक करने का भी मन बना रहे हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक का मन नहीं है। अच्छा। पहले कानून तो समझ लें, कानून अभी तक तो कंफ्यूजन है। और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो पीएमएलए के लॉयर हैं, हमने उनसे बात की है। और वो जैसे जैसे हमको समझा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये किसी भी प्रकार के हड़ताल की या स्ट्राइक की, ये सिर्फ अफवाह है और अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। इतने खराब माहौल के अंदर इस प्रकार का सोचना और इस प्रकार की अफवाह को उड़ाना भी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हानिकारक। ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने इसका पुरजोर खंडन कर दिया है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी पूछिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए। सर, कॉपर का 5-4 दिनों में क्या टारगेट लगता है, अप या डाउन? अच्छा, कॉपर का 4-5 दिनों में क्या टारगेट है, ये आप जानना चाहते हैं। हिमांशु जी, क्या टारगेट है कॉपर का 4 से 5 दिनों में? क्या लगता है आपको कॉपर का प्राइस? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अभी तक हमारा ऐसा मानना है कि बेस मेटल्स में जो तेजी है वो अभी जारी है और यहाँ पर किसी भी तरह का भी कोई संकेत नहीं है रिवर्सल का।
तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 618 616 एक बाइंग जोन है। 615 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। पहला टारगेट 625 और उसके ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो 630 से 632 रुपए तक के लेवल्स कॉपर में अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है कॉपर के ऊपर। अगला सवाल है वरुण का। वरुण जी पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए सर, एक जो आपने अभी हमें अवेयर करवाया है, मेरा भी ज्वेलर का काम है अच्छा पंजाब में। हाँ। जो आपने ये अवेयरनेस कराई है, पहले तो ये जी बिजनेस का मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। जो शुक्रिया आपके सर। पैनल में लोग थे उनका बहुत बहुत थैंक यू। जी जी क्योंकि हमारे 5-6 दिनों से बड़ा पैनिक बना हुआ था। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ज्वेलर पे, उस पे रोज आ रहे हैं कि ये कोई गलत कानून आ रहा है, लेकिन कुछ क्लैरिटी हो गई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस जो रूल का है जो डिसमिस होगा नहीं होगा, आप जरूर हमें कुछ ना कुछ बताते रहिए। बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल। क्यों कई बार एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा आंदोलन ठीक बात नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसीलिए हमारा मकसद यही है कि कोई भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, और हमने हर संभव यहाँ पर कोशिश की है कि कोई कंफ्यूजन ज्वेलर के मन में ना रह जाए। इसलिए हमने 2 बड़े एक्सपर्ट के साथ अब इस पूरे मामले को डिटेल में समझाया है। आगे इसको लेकर जो भी डिटेल या जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जी बिजनेस लगातार देखते रहिए। हमारा आपसे वादा है कि आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा और कोई भी खबर मिस नहीं होगी और सही खबर आप तक पहुंचेगी। और इसकी इस रूल के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन बिल्कुल सर, आप जरूर 1-2 दिन अपने शो में जरूर लोगे। श्योर सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगला सवाल है सचिन का, गुजरात से जुड़े हैं। पूछिए सचिन जी। सचिन भाई बोलता हूँ मैं। सोयाबीन में हमारे पास माल, सोयाबीन का स्टॉक है मेरे पास फिजिकल में, क्या करना चाहिए सोयाबीन में आगे? अच्छा, सोयाबीन का आपके पास फिजिकल का स्टॉक है, बताइए सुनंद जी क्या कर सकते हैं, ये क्या करना चाहिए इनको? देखिए, बात अगर सोयाबीन की करें तो सोयाबीन में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सिचुएशन देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर हम देखोगे तो इस साल का उत्पादन थोड़ा कमजोरी पर ही है, जिसके वजह से मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तो ब्राजील में की बात करें तो ब्राजील में काफी ड्राइनेस के वजह से जो यील्ड फैक्टर है वो भी काफी खराब होने का संकेत मिला है। और अर्जेंटीना में अभी भी थोड़ा सा लोकल इश्यूज के वजह से जो सोइंग है तो अभी भी काफी स्लगिश है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखा जाएगा, ये एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड देखने को मिला है। मेरा राय है कि पोजीशन में बने रहे। आने वाले दिनों में 4700 की तरफ से फिर से हमें जाते हुए देखने को मिलेगा 4700 800 के लेवल तक। तो अगर आप फिर से खरीदारी करना चाहते तो आप खरीदारी ये लेवल पे भी कर सकते हैं, जो काफी अच्छा बाइंग मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा राय है कि तेजी पे रहे। ओके, अगला सवाल है अभिषेक का। अभिषेक जी पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। हमारा सवाल गुप्ता जी से है, हिमांशु जी से। सोने चांदी पर पोजिशनल व्यू चाहिए। अच्छा बताइए। तक के जब तक राष्ट्रपति नहीं बनते हैं बिड जी हिमांशु जी बताएं सर, गोल्ड और सिल्वर पर। जी मृत्युंजय जी, देखिए मृत्युंजय जी, हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड में जो ये कल के सेशन में गिरावट आई है, ये खरीदारी का मौका है। 50,700 50,650 अच्छे लेवल्स हैं गोल्ड में खरीदारी करके चलने के लिए। 50,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में 52,500 52,300 यहाँ तक के टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में अगर बात की जाए तो मृत्युंजय जी, सिल्वर में हमें ऐसा लगता है कि 71,000 71,500 एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में एक हर्डल है। उसको पार करने से पहले बाजार 67,000 से लेकर 71,000 इस 4,000 की रेंज में आने वाले 1 से 2 हफ्तों में कंसोलिडेशन दिखा सकता है। तो यहाँ पर गिरावट पर 67,000 के आसपास लोअर रेंज पर खरीदारी की राय रहेगी। ओके, अगला सवाल है प्रदीप का। पूछिए प्रदीप जी। सर, तुअर और चने की क्या रिपोर्ट है आगे? बताइए सुनंद जी। देखिए, बात अगर चने की करें तो चने में अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को दिख रहा है। हालांकि ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो सोइंग के आंकड़े काफी अच्छे हैं पिछले साल से, जो काफी मार्केट मोमेंट है। बट अभी ऑलरेडी प्राइसेस काफी रॉक बॉटम लेवल्स पे थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। तो मेरा राय है कि नियर टर्म बेसिस में 4,600 के लेवल तक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरा राय ये है, जो अभी करंट लेवल्स है वहां पे खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। 4,450 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, 4,600 के टारगेट पे रख सकते हो। ये मैं इससे कह रहा हूँ कि अभी नियर टर्म बेसिस के लिए अभी काफी अच्छा मोमेंटम है। हार्वेस्टिंग सीजन में थोड़ा सा दिशा फिर से बदल सकता है, तो ये नियर टर्म तक ही टारगेट बाइंग पोजीशन में बने रही है। ओके, अगला सवाल है सुभाष का, अलवर से हमारे साथ। पूछिए सुभाष जी।
सर सरसों में एक हफ्ते में क्या रहेगा? एक हफ्ते में सरसों में क्या रहेगा बताइए सुनंद जी, एक हफ्ते में क्या प्राइस आउटलुक है आपका? सरसों की बात करें तो सरसों में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, क्योंकि इस बार जो है जो सरसों के तेल का काफी अच्छा डिमांड है। मैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में राय देना चाहूंगा कि अभी इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी नहीं करना चाहिए, लेकिन 6050 6040 के लेवल्स पे तक आप खरीदारी, वहां पे एक अच्छा खरीदार का मौका बनते दिखाई दे रहा है। आने वाले टारगेट में 6300 6400 तक मैं देख सकता हूं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में अभी काफी डिमांड है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर बात करूं तो 5900 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, ये राय आपकी। चलिए अगला सवाल है बिहारी लाल यादव का, पूछिए यादव जी। यादव जी आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल हिमांशु जी। गोल्ड में 50,700 के लेवल्स पे खरीदारी की राय है। 50,550 का एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाकर 51,000 रुपए तक के टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल क्रूड में रहेगा। क्रूड में खरीदारी करके चलना चाहिए। 3700 के लेवल्स पे खरीदारी करके चलिए। 3625 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और पोजिशनल बेसिस के लिए 3850 तक हम टारगेट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। जी मृत्युंजय जी, मेरी सेकंड जो कॉल थी वो निकल में थी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा मूव आ चुका है, तो मैं भी यहाँ पर सुनंद जी के साथ क्रूड में ही खरीदारी के साथ जाना चाहूंगा। 3690 3700 के लेवल्स पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 3650 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 3775 3800 तक के टारगेट्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।